मैं आपसे ये हम सब जानने के इच्छुक हैं, हमारे दर्शक जानने के इच्छुक हैं कि अडानी का मसला हिंदुस्तान के ऊपर क्या असर डाल सकता है? क्योंकि हमारी बहुत सारी चीज़ें अडानी से जुड़ी हुई हैं और अडानी को लेकर के अमेरिका में जिस तरह की जाँच हुई और पिछले 2 साल से जाँच हो रही है और अडानी साहब को पता था कि जाँच हो रही है, क्योंकि उनको नोटिस दिया गया था। उनके लोग गिरफ्तार हुए थे, उन्होंने वहाँ बयान दिए। इसके बावजूद अडानी साहब ने उसमें कुछ नहीं कहा और अमेरिकन कोर्ट ये कह रहा है कि या एफबीआई कह रही है कि आप जानबूझ करके आपने इन चीज़ों को दबाया, इग्नोर किया, झूठ बोला और अभी भी वो बयान दे रहे हैं हिंदुस्तान में कि हमारे ऊपर बिल्कुल फ़ॉल्स एलिगेशन है, गलत आधार के ऊपर है। जबकि एफबीआई ने 2 साल तक जाँच करके वहाँ की कोर्ट को ये रिपोर्ट सौंपी। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अगर अडानी साहब का निकट भविष्य में आपको क्या लगता है अमेरिका में क्या फ्यूचर है? एक और चीज़ सर, आज आपने एक खबर देखी होगी कि काश पटेल नाम के एक सज्जन को आज ट्रंप ने एफबीआई का चीफ बना दिया है। तो बस ये मैंने खाली जानकारी के तौर पे दर्शकों को कहा। अब मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप अडानी के मसले को लेकर के थोड़ा हम लोगों को कहें, बतलाएँ कुछ। तो देखिए, अडानी साहब का जो मसला अभी सामने आया है, वो इंडाइटमेंट है एक ग्रैंड ज्यूरी का। मतलब जो सारी जो क्रिमिनल वहां पे एक्टिविटी हुई, जो एफबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया, वो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ये मामला सामने है। और वहां का जो स्टॉक एक्सचेंज का रेगुलेटर है, एससीसी, जैसे हमारा सेबी है, तो उनकी भी तरफ से ये है, क्योंकि वहां पे स्टॉक एक्सचेंज पे भी इसका असर पड़ता है। तो असली में मसला ये है कि उन्होंने जो काफी एविडेंस इकट्ठा किया, लगता है कोई विसल ब्लोअर रहा होगा। उस विसल ब्लोअर ने बताया होगा कि ये जो सारे मामले हैं जहाँ पे, नमस्ते, जो सारे मामले हैं, ये जो पावर रिलेटेड कंपनी हैं जो सोलर पावर जनरेट करती हैं, सोलर सेल्स बनाती हैं, तो उनके मामले में कुछ घपला है। तो उस पे एफबीआई ने तहकीकात शुरू कर दी। और जब एफबीआई ने तहकीकात शुरू की, तो उन्होंने क्या किया कि तुरंत ही वहां पे जो उनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे, जो अडानी साहब के नेफ्यू वहां पे हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स उन्होंने सीज कर लिए। तो उसमें उन्होंने रिकॉर्ड पाया कि किस प्रकार से ब्राइब वगैरह चल रहा था, किस प्रकार से मैनिपुलेशन चल रहा था। और इसीलिए उन्होंने जो इंडाइट किया है, उसमें उन्होंने काफी डिटेल में ये सारी बातें रखी हैं कि उनको क्या क्या पता लगा और किसकी वो सारी तारीखें दी गई हैं, डेट्स दी गई हैं कि किस किस तारीख को क्या क्या हुआ। क्योंकि वो सारा जो उनके मोबाइल फोन में रिकॉर्ड मिल गया उनको कि क्या क्या हो रहा था। तो जो सागर अडानी हैं, जो इनके नेफ्यू हैं गौतम अडानी के, उनके सारा ये डेटा मिल गया। अच्छा, लेकिन सारा डेटा कुछ जो मिला, उसके बाद उन्होंने पाया एफबीआई ने कि काफी डेटा डिलीट भी कर दिया है। तो एक चार्ज ये भी लग गया कि आपने इन्वेस्टिगेशन को गुमराह करने के लिए डेटा डिलीट कर दिया, ऑब्स्ट्रक्ट किया। तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस भी एक उनके ऊपर चार्ज है। तो ब्राइब एक फॉरेन मतलब एंटिटी जो अमेरिका में काम कर रही है, वो किसी को अगर जो एक ब्राइब देती है किसी सरकार को, दूसरी देश की सरकार को, वहां से कुछ काम लेने के लिए, तो वो फॉरेन जो क्रिमिनल वो है ना, करप्शन प्रिवेंशन एक्ट, एफसीपीए, उसके अंदर वो आ जाता है। और वो एक बड़ी चीज है जो अमेरिकन कोशिश कर रहे हैं। और उसके तहत उन्होंने कई औरों को भी पहले जो बड़े बड़े मतलब वो किए, जैसे वॉलमार्ट हो गया, सीमेंस हो गया, इनको भी प्रोसिक्यूट किया था पहले कि इन्होंने भी जो फॉरेन करप्शन प्रिवेंशन एक्ट के अंदर बाहर वालों को ब्राइब दिया। तो इसलिए इसमें दो चीजें हैं, एक तो भारत में क्या हुआ और एक अमेरिका में क्या हुआ। अमेरिका में तो डेटा सीज हुआ, यहाँ पे ब्राइब पे की गई। और ब्राइब क्यों पे की गई? क्योंकि जो अभी ये जो हमारे यहाँ जो सोलर सेल का, रिन्यूएबल एनर्जी का जो मसला है, उसमें सरकार कह रही है कि जो लोग उसको सेल्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और जो उनको जो सोलर प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो फिर सरकार को बेचेंगे। सरकार का कौन है? एसईसीआई है ना, जो सोलर जो कंपनी एक सरकार की है, उसको पे करेंगे, वो देंगे और वो फिर जो स्टेट्स को प्रोवाइड करेगी। तो ये जो मसला यहाँ पे चल रहा था, तो यहाँ पे जो अदानी साहब सबसे बड़े सोलर प्रोड्यूसर के तौर पे उभर रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लिए हुए हैं कि वो यहाँ पे जब बनाएंगे भी और जो सोलर फार्म भी सेटअप करेंगे। अब चक्कर क्या हो गया कि ये जो सोलर सेल्स हैं उनके दाम गिर रहे हैं। तो
तो जैसे जैसे दाम गिरेगा तो वो एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी वो भी थोड़ी सस्ती हो जाएगी, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो थोड़ी सस्ती हो जाएगी। तो जो एसईसीआई को जो बेचना है स्टेट्स को, स्टेट्स में डिस्कॉम्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, तो डिस्कॉम से उनको एग्री करना है कि किस प्राइस पे बेचेंगे। अब वो प्राइस अगर कम है तो जो एसईसीआई है जो प्राइस देगा, जो सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर्स हैं वो प्राइस कम हो जाएगा। लेकिन हो यहाँ पे क्या रहा है कि जो अडानी साहब की कंपनी है सोलर एनर्जी वाली, उसका एक एग्रीमेंट हुआ एसईसीआई के साथ कि हम इतने पे सप्लाई करेंगे। अब उस दाम पे एसईसीआई बेच नहीं पा रहा है डिस्कॉम्स को, तो इसलिए गौतम अडानी साहब जो मतलब जो एविडेंस निकला है वहां पे अमेरिका में, उसके अकॉर्डिंग ये अडानी साहब मिले, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके मुख्यमंत्री हुए या कोई और लोग हुए, उनसे मिले और वहां पे ब्राइब ऑफर की गई, और इसकी ब्राइब ऑफर की गई इसका रिकॉर्ड वहां पे जो मोबाइल फोन में वो है, क्योंकि उसको ट्रैक कर रहे थे जो वहां पे लोग हैं, इनके जो नेफ्यू वगैरह हैं, वो उसको ट्रैक कर रहे थे कि किससे बात हुई, गौतम अडानी की किससे बात हुई और कितनी ब्राइब देनी है और किस प्रकार से ब्राइब दी जाएगी। तो यानी कि यहाँ पे ब्राइब दी जा रही थी जिससे कि जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया जा सके, क्योंकि प्राइस हाई रखा गया है। तो हाई प्राइस पे यहाँ तक की बात हुई कि पर मेगावाट कितना हम जब ब्राइब देंगे, तो ये भी उसमें मतलब रिकॉर्ड में है कि पर मेगावाट की बात चल रही है। और इसीलिए आंध्रा में 1750 करोड़ की बात है, टोटल करीब 2000 करोड़ से ऊपर 5 राज्यों की बात है। तो ये जो सारी मसला है उसमें ब्राइब गिविंग का रिकॉर्ड आ गया वहां पे अमेरिका में। अब अमेरिका में आ गया तो वो फॉरेन करप्शन प्रिवेंशन एक्ट के अंदर आ जाएगा, लेकिन वो अडानी साहब फॉरेन एंटिटी नहीं है, वो तो इंडियन एंटिटी है, तो इसलिए उनके ऊपर फॉरेन करप्शन प्रिवेंशन एक्ट नहीं लागू होगा। वो तो जो वहां पे काम कर रहे हैं अमेरिका में उनके ऊपर लागू होगा। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि नहीं देखिए, ये तो जो बड़े बड़े चार्जेस हैं फॉरेन करप्शन प्रिवेंशन एक्ट, उसमें अडानी साहब के ऊपर चार्ज नहीं लगेगा। तो टेक्निकली बात सही है, लेकिन जो एविडेंस आया है उसमें ये दिखाया गया है कि पूरा का पूरा मसला गौतम अडानी के सुपरविजन में चल रहा था। मतलब मीटिंग्स हो रही थी, जो लोग अमेरिका में हैं और जो इंडिया में है बराबर उनकी मीटिंग चल रही थी कि क्या होना है, कैसे होना है। तो एक्चुअली वो उतने कल्पेबल हैं कि उन्हीं के डायरेक्शन में ये सारा काम जो हो रहा था, जो वहां पे रिकॉर्ड में है, और वो किस प्रकार से ब्राइब दी जाएगी वगैरह वो सारा है। तो इसलिए वो बच नहीं सकते उससे। पर लेकिन हाँ, ये टेक्निकली बात सही है कि फॉरेन करप्शन प्रिवेंशन एक्ट में हो सकता है कि अडानी साहब को नहीं किया जाए, बाकी जो 8 एंटिटी है उनमें से जो 5 हैं उनके ऊपर ये चार्ज आए, जो कि अमेरिकन एंटिटीज है। लेकिन इसके साथ हुआ क्या आगे, ये कि उन्होंने जो डेटा है वो सही डेटा नहीं दिया जो अमेरिकन जो स्टॉक एक्सचेंज है। अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में ये बताना चाहिए था कि ये इन्वेस्टिगेशन हो रहा है या इस तरह का ब्राइब हुआ जा रहा है, और फिर जो वहां पे पैसा रेज किया गया उसमें बताना चाहिए था। ये भी कहा जा रहा है कि जो करेक्ट डेटा है वो इन्वेस्टर्स को नहीं दिया गया, क्योंकि अडानी ने पैसा रेज किया वहां पे, $600 मिलियन की बात चल रही थी, कुछ पैसे पहले रेज किए गए थे। तो इसलिए ये स्टॉक एक्सचेंज कह रहा है कि उन्होंने सही इंफॉर्मेशन नहीं दी जो इन्वेस्टर्स थे। तो वो भी एक क्राइम हो गया जो एसईसी का है कि ये एक आपने छुपाया, फ्रॉड किया, आपने वो बात सही नहीं बताई जो इन्वेस्टर को बतानी चाहिए थी कि ये इसमें रिस्क है। तो इसलिए कई तरह के चार्जेस हैं। तो ये जो इंडाइटमेंट है उसमें 5 काउंट पे चार्जेस हैं, ये कि एफसीपीए का है, आपने डेटा में ऑब्स्ट्रक्शन किया, आपने सही नहीं बताया, ये सारे मिला के 5 काउंट पे हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि सारा का सारा मसला गौतम अडानी के ही जो गाइडेंस में सारा हुआ, जो भी अमेरिका में किया या जो भी इंडिया में किया उसमें सब में गौतम अडानी डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। लेकिन अब स्टेट गवर्नमेंट है, वो कह रही है भाई हम कैसे इन्वॉल्व है, क्योंकि वो कह रही है कि हमारे डिस्कॉम ने तो जो किया, एसईसीआई जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हम तो इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन वहां तो डेटा मिल रहा है कि जो यहाँ पे गौतम अडानी साहब डायरेक्टली मिले, जिसको उन्होंने कहा फॉरेन एंटिटी नंबर 1 है ना, मतलब कि एक तरह से मुख्यमंत्री उन्होंने कह दिया कि उनसे मिलके और उन्होंने ये किया। तो इसलिए ये कहना कि हम इन्वॉल्व नहीं हैं, ये बात सही नहीं। जो स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि भाई हम तो इन्वॉल्व नहीं है, हमारे डिस्कॉम्स और एसईसीआई के बीच में ही तो ये तो जो भी है वो है, तो वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एसईसीआई और डिस्कॉम्स के है, तो यहाँ पे गौतम अडानी कहाँ से आ गए।
तो वो बात छिपा रहे हैं कि गौतम अडानी मिले जिससे कि वो हायर प्राइस पे वो जो एग्रीमेंट हो जाए, जो पावर सेल एग्रीमेंट है और पावर परचेज एग्रीमेंट है, वो हायर प्राइस पे हो जाए जिससे कि उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट। जो डेटा अभी आया, जो रिलीज हुआ, उसमें पता लगा कि 20 साल में $2 बिलियन का एक्स्ट्रा प्रॉफिट इस तरह से जनरेट हो जाएगा। यानी काफी जाने उसमें, इसीलिए पर मेगावाट की बात है कि पर मेगावाट कितना आप सप्लाई करेंगे उसके हिसाब से वो ब्राइब दी जाएगी। सर, प्रोफेसर अभय दुबे जी हमारे साथ आ गए हैं। अभय जी, आपका स्वागत है। और हमने बात शुरू कर दी थी और सवाल मैंने प्रोफेसर से ये पूछा था, और आपको ये बताऊं, मैंने 10:15 बजे आग्रह किया प्रोफेसर साहब से, और ये आने के लिए तैयार हो गए अपने शो में। तो इनसे मैंने कहा, प्रोफेसर साहब से सवाल पहला पूछा कि अडानी जी का जो मसला चल रहा है, इसका भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या असर पड़ेगा अगर वहां वो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। और कहा ये जा रहा है, बताइए जा रहा है कि वहां पर उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी है, सिर्फ नोटिस नहीं है, सम्मन नहीं है। तो अभय जी, अब आप बात कीजिए प्रोफेसर साहब से, और जो सवाल हैं उनको रखिए इस पूरे केस को साफ करने के लिए। मैंने मुझसे प्रोफेसर साहब से ये भी कहा कि आपने रोजगार के अधिकार को लेकर के एक बड़ा वक्तव्य दिया है, तो उसके ऊपर भी हम बाद में आएंगे, पर पहले हम अडानी जी को लेके बात करते हैं। अभय जी। संतोष जी, ये बात आपने जो कही तो मैं कंप्लीट कर लूं कि भारत के उस पर क्या असर पड़ेगा। तो एक तो भारत की साख पे असर पड़ेगा, जो हमारे, ये एक बात साफ हो गई कि क्रोनी कैपिटलिज्म बड़ा जबरदस्त है यहाँ पे। आप कुछ भी काम करा सकते हैं सांठगांठ करके, और ब्राइबरी चलती है जिसका रिकॉर्ड आमतौर पे मिलता नहीं है। यहाँ तो रिकॉर्ड मिल गया क्योंकि उन्होंने सीज कर लिया था उनके जो मोबाइल फोन वगैरह। तो इसलिए जो भारत की साख है, बाहर जो कैपिटल रेज करते हैं, क्योंकि बाहर इंटरेस्ट रेट कम है, तो इंटरेस्ट रेट कम होने पे हमारे जो कैपिटलिस्ट हैं वो पैसा वहां पे रेज करते हैं, बिजनेस में पैसा रेज करते हैं, तो अब उनको कठिनाई होगी। अडानी साहब को क्योंकि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने उनको डाउनग्रेड कर दिया है, तो उनका जो इंटरेस्ट रेट ज्यादा बढ़ जाएगा, जो जिसपे पैसा रेज करेंगे, या उनको पैसा मिलेगा ही नहीं कि उनका जो ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड का जो नई जो क्रेडिट रेटिंग है, तो उनको बाहर पैसा रेज करने में कठिनाई होगी। तो अभी वो क्या है, बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रहे थे, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत पैसे की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहां पे आपका जितना इक्विटी है उससे बहुत ज्यादा आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो जिसको गियरिंग रेशियो बोलते हैं, वो नॉर्मल कंपनी में अगर 2:1 है तो वहां पे 4:1 हो जाता है। तो वो जो क्रेडिट जब ज्यादा आपको रेज करना है वो आपको इतना आसानी से नहीं मिलेगा। पर लेकिन अडानी साहब का यहाँ पे लिंक बहुत है भारत में, तो इसलिए उनको यहाँ के बैंक दे देंगे। हालांकि यहाँ के बैंक भी कह रहे हैं, जब से रिपोर्ट रिलीज है, कि हम उसको रिव्यू करेंगे, पर वो तो एक औपचारिकता है, क्योंकि एक ऐसी बात सामने आई है तो बैंक औपचारिक तौर पे कहेंगे कि हाँ हाँ हम भी करेंगे, फिर खाना पूर्ति करके वो अपना दे देंगे लोन। मुझे नहीं लगता कि उनको लोन की कमी होगी, लेकिन हाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। और खासकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उसमें जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है बोरोइंग पे, तो आपका कॉस्ट बढ़ जाता है। जब कॉस्ट बढ़ जाता है तो फिर आपका जो भी सप्लाई है प्रोडक्ट एनर्जी का, वो उसका प्राइस भी बढ़ जाएगा। अभी भी हमने देखा कि वो प्राइस तो मैनिपुलेट किया ही गया है, तो प्राइस भी मैनिपुलेट कर लेंगे। जब एनर्जी के प्राइसेस आप मैनिपुलेट करेंगे तो सारी चीजों के दाम बढ़ जाएंगे, क्योंकि एनर्जी तो सब चीजों में लगती है, तो इसलिए इन्फ्लेशन और तेज हो जाएगा। तो एक तरफ भारत की साख पे असर है, दूसरी तरफ जो हमारे जो कैपिटलिस्ट हैं, जो कैपिटल रेज करना चाहते हैं, उन पे असर है। तीसरी बात है कि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ जाएगा। तो ये जो चीजें हैं, ये हमारे भारत की अर्थव्यवस्था पे इनका असर पड़ने वाला है। अभय जी। मेरे दिमाग में दो तीन जिज्ञासाएं हैं जिन्हें मैं रखूंगा। पहली बात तो यह है कि एक इस पूरे मसले से एक नैतिक प्रश्न जुड़ा हुआ है इसमें। वो नैतिक प्रश्न ये है कि भाई ये लोग चोर हैं, बेईमान हैं, रिश्वत दे रहे हैं, अमेरिका में भी झांसा दे रहे हैं और भारत में भी रिश्वतें खिला रहे हैं, और इस तरीके से मुनाफाखोरी कर रहे हैं बड़े पैमाने पर, जैसा कभी आपने विस्तार से बताया। और ये एक ऐसा नैतिक प्रश्न, एक ऐसा सवाल है जिसका किसी को कोई फर्क पड़ता नहीं है। आप कुछ भी कहते रहिए, कितनी भी आप नैतिक हाहाकार कोहराम मचाते रहिए, किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मीडिया में कोई फर्क नहीं पड़ता है, राजनीतिक दायरों में कोई फर्क नहीं पड़ता है, राजनीतिक नेताओं पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पार्टियों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मुझे लगता है कि समाज भी इसको लेके बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होता है, क्योंकि समाज को एकदम सीधा संबंध अपने आप से दिखता नहीं है व्यक्ति को कि उसको क्या हो रहा है। वो आप आर्थिक रूप से बता रहे हैं
तुरंत उसका इम्पैक्ट पड़ता नहीं है, वो महंगाई के रूप में पड़ता है। तो समझ में नहीं आता है कि अदानी ने जो एनर्जी के दाम बढ़ाए थे उसकी वजह से उसको दिक्कत हो रही है। तो बहुत मुश्किल है उस संबंध को स्थापित कर पाना और उसके आधार पर जनता की कोई राय बना पाना। अच्छा, दूसरा सवाल यह है इसके अंदर कि अदानी के ऊपर व्यक्तिगत रूप से कोई आफत आएगी कि नहीं आएगी। जी हाँ, तो अदानी के ऊपर पूरी बात कर दूं, अदानी के ऊपर व्यक्तिगत रूप, क्योंकि अभी जो मुकुल रोहतगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसको मैं मानता हूं कि वो मोदानी इकोसिस्टम जो है उसके अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, वरना अचानक भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल को ये प्रेरणा कहां से प्राप्त हुई कि वो जाती तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और लोगों को बताएं कि अदानी साहब के खिलाफ तो कोई खास आरोप है नहीं। जाहिर है कि इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो आयोजित की जाती हैं उनको भी आयोजित कराया जाता है। उसके बारे में ज्यादा विस्तार से कहने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को कहना भी नहीं चाहिए क्योंकि आजकल जमाना बहुत खराब है। तो वो उन्होंने, उसके बाद आज अडानी का सब अखबारों में वक्तव्य छपा है जिसमें उन्होंने बहुत ही, जिसको ब्रवाडो कहते हैं अंग्रेजी में, उन्होंने बहादुरी का परिचय देते हुए कहा कि इस तरह के खतरे तो मेरे ऊपर आते ही रहते हैं, मैं तो पायनियर हूं। जो पायनियर होता है यानी जो सबसे आगे बढ़ के सबसे पहली बार जो काम कर रहा है, पहलकदमी ले रहा है, उसको इस तरह की समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है। ये समस्याएं आएंगी, हम और भी ज्यादा मजबूत हो रहे हैं, हमेशा से होता रहा है मेरे साथ ऐसा, ये कोई मेरे लिए नई बात नहीं है। आज बड़ा बड़ा अखबारों में सब जगह छपा है उनका वक्तव्य। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि वो पूरी तरीके से संतुष्ट हैं कि उनका कोई बाल वाका नहीं कर सकता अदानी का। अच्छा, दूसरे अभी जो भारत के पूर्व वित्त सचिव हैं गर्ग साहब, सुभाष चंद्र गर्ग, तो उनके साथ एक लंबी बातचीत मैंने सुनी, आशुतोष की बातचीत थी वो मैंने सुनी। उसमें सुभाष चंद्र गर्ग ने बहुत विस्तार से वो सारी बातें बताई जो आप बता रहे हैं, बहुत अच्छा इंटरव्यू था वो। उसमें उन्होंने कहा कि ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इस मामले की शुरुआत में ही अदानी ने इसको निपटाया क्यों नहीं, यानी वो डील क्यों नहीं कर ली अमेरिकी सरकार से, इसमें जुर्माना अदा करके वो बस निकलते थे, मतलब जो है इसका क्या कारण था, उन्होंने क्यों नहीं ये डील की। अच्छा, बाद में सुचेता दलाल के साथ भी एक लंबा इंटरव्यू मैंने देखा, तो उन्होंने भी इस सवाल को उठाया और उनका भी कहना यह था कि ये डील अगर पहले कर लेते तो शायद इन लोगों के लिए आसानी होती, लेकिन ये लोग सोचते रहे कि हम बाद में निपटा लेंगे इस मसले को, और जनवरी में जाकर राष्ट्रपति भी बदल जाएगा, तो वो राष्ट्रपति बदलेगा तो उसके हिसाब से उस वक्त करेंगे, अभी करने से नुकसान हो सकता है। इसलिए उन्होंने शुरू में कोई सेटलमेंट, जो कि अमेरिकी लीगल सिस्टम सेटलमेंट का मौका देता है कि आप एक बड़ा जुर्माना, और अडानी के लिए $1-2 बिलियन जुर्माना अदा करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो अदा कर सकते हैं अपने आप को बचने के लिए। अच्छा, तो एक तो ये अदानी के ऊपर कोई इसमें आफत आएगी कि नहीं आएगी, ये दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न ये है, जिस चीज को हम लोग क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं, वो चीज कैसे साबित होगी जमीन पर। अभी तो हम लोग इशारों में कहते हैं भाई ये हुआ वो हुआ, इन्होंने वहां गए, वहां से मिल गया, कुछ भी साबित नहीं होता है, कुछ भी जनता तक पहुंचता नहीं है, पब्लिक को कुछ पता नहीं चलता है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये एक ऐसा मसला है जिसमें जिसे कहते नहीं कि एक पॉलिटिकल केस नहीं बन रहा है। ये जैसे बोफर्स का मसला एक पॉलिटिकल केस बन गया था, राफेल के मसले को पॉलिटिकल केस बनाने की कोशिश की गई लेकिन वो नहीं बना। फिर आमतौर पर सिस्टम में, प्रणाली में जो भ्रष्टाचार है, वो सवाल भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में वो एक पॉलिटिकल केस बना, हालांकि उसको राजनीतिक रूप से भटका दिया गया, वो एक अलग कहानी है। लेकिन इसमें अदानी का मसला जो बार बार निकल कर आता है, ये पहले हिंडनबर्ग में निकल कर आया, इतना उसका शोरगुल मचा, हम लोगों ने भी बहुत हंगामा, बहुत शोरगुल किया। अब फिर ये हो रहा है जो बहुत मजबूत है। इसमें तो अदानी के जो पिछले हिंडनबर्ग के मामले में समर्थक थे वो भी मान रहे हैं कि इस मसले में काफी दम है, और लिख रहे हैं अखबारों में कि ये इसमें अदानी को निकलना बड़ा मुश्किल है और उससे भारत की अर्थव्यवस्था की साख पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, और वो जो इंफ्रास्ट्रक्चरल कैपिटलिज्म है भारत का, उसकी ऊपर बड़ी भारी चोट पड़ेगी इसमें। तो ये सब बातें जो आपने कही कि उन्हें विदेशों से पैसा उगाना मुश्किल हो जाएगा, ये सारी बातें लोग भी कह रहे हैं, आपकी बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन इससे कहीं भी ये साबित नहीं होता है कि जिसको हम लोग क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं उसका कोई राजनीतिक नुकसान
क्रोनी कैपिटलिज्म में शामिल जो राजनीतिक पक्ष है, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और दूसरी पार्टियों की सरकारें भी, जैसे कि स्टालिन की सरकार, जैसे कि नवीन पटनायक की सरकार, जैसे कि जगन मोहन रेड्डी की सरकार, ये सारी सरकारें भी तो उसमें शामिल है, भूपेश बघेल की सरकार, सारी सरकारों को रिश्वत दी गई है इनके तहत। क्योंकि अदानी का नाम शामिल है, इसलिए इनके विरोधी सरकारें भी उनके खिलाफ जांच नहीं कर रही हैं। इसमें विडंबना क्या है? विडंबना यह है कि बीजेपी की सरकार, मान लीजिए विष्णुदेव साय की वहां पे छत्तीसगढ़ में, और कोई मसला होता तो वो भूपेश बघेल पे अभी तलवार लेके टूट पड़ते, कांग्रेस पे तलवार लेके। लेकिन अदानी वाला मसला है, इसलिए चुप बैठे हुए हैं। वो जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ चंद्रबाबू, वैसे जगनमोहन रेड्डी उनमें दुश्मनी है, लेकिन जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ जांच नहीं करवा रहे इस सवाल को लेकर, क्योंकि इसमें अदानी का मसला और मोदी का मसला, मोदानी मसला फंसा हुआ है, इसलिए इनके खिलाफ कोई भी राज्य सरकार जांच कराने को तैयार नहीं है। तो ये सब कैसे होगा? इसके ऊपर अगर, हालांकि इतनी जल्दी सारी बातों को हम लोग कोई भविष्यवक्ता तो है नहीं, सब बातें बता दें, लेकिन फिर भी एक विश्लेषणात्मक तरीके से ये बात अगर सामने आ पाए तो क्या ये एक नैतिक प्रश्न के तौर पर भारत के पूंजीवाद के खिलाफ कोई कटघरा बनता है? पहली बात तो ये है जनता के समक्ष, जनता आमतौर पर मानती है कि पूंजीपति बेईमान होते हैं। जब रिलायंस का बोलबाला था, जब अरुण शौरी इंडियन एक्सप्रेस के संपादक थे और मैं इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप में काम करता था जनसत्ता अखबार में, तब दिन रात बॉम्बे डाइंग बनाम इन दोनों के बीच में जो विवाद है उसकी चर्चाएं होती रहती थी। बड़े बड़े एक एक पेज के लेख लिखे जाते थे और मैं अंग्रेजी में लेख लिखे जाते थे। मेरे ऐसे बंदे को अनुवाद करने के लिए दिया जाता था, मैं उन्हें हिंदी में अनुवाद करता था। तो ये सब होता था फिर, लेकिन अब ये हो रहा है दोबारा, जो उससे भी ज्यादा बड़ा और बहुत ही खतरनाक लगता है देखने में। इसके ऊपर अगर आप कुछ कहें तो ज्यादा व्यवहारिक रूप से बात सामने आ पाएगी। तो देखिए, सबसे पहली बात ये कि हमारे देश में जो काले धन की अर्थव्यवस्था है वो कोई नई नहीं है, वो बढ़ती चली गई है। जब कैल्डोर साहब आए थे सन 55-56 में, तो उन्होंने बताया था 4 से 5% के बीच में है काली अर्थव्यवस्था। फिर आपने देखा कि वांचू कमेटी ने 7% बताया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी ने 18 से 21% बताया। मेरी किताब में फिर मैंने बताया कि 95-96 तक 40% हो गया था, और 2012-13 का जो मेरा आंकड़ा है वो 62% का है। यानी कि अगर 62% से बढ़ा नहीं है तो आज 180 लाख करोड़ रुपए, 300 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त काली कमाई हो रही है। और वो काली कमाई जो हो रही है वो सारे संग्रहित क्षेत्र से हो रही है। जो असंगठित क्षेत्र है वो तो जो टैक्स जो लेवल होती है उससे नीचे उसकी आमदनी होती है, तो वो चाहे आमदनी बताए ना बताए वो काली कमाई नहीं है। तो ये काली कमाई जो हो रही है वो सारे संग्रहित क्षेत्र से, यानी कि जितना भी हमारा प्रबुद्ध समाज है वो करीब कहीं ना कहीं सब इससे जुड़ा हुआ है। इसीलिए जो ब्लैक इकोनॉमी है उसका असर इलेक्शन वगैरह पे नहीं पड़ता है, कि हम जो कहते रहते हैं कि ये गलत हुआ या ये गलत हुआ, उसका असर नहीं होता। दूसरा, जैसे आपने सही कहा कि एविडेंस नहीं मिलता है। जो अगर आप ये है तो एक स्पेकुलेशन होता है कि, तो जैसे बोफोर्स में तो चलिए वहां पे स्वीडन से जब बात खुल के आई तो इसलिए हुआ। राफेल के केस में भी अब फ्रांस में भी कुछ खुलासे हुए, लेकिन उसका असर ज्यादा यहाँ नहीं हुआ। अब यहाँ जो है वो क्या फर्क है? यहाँ फर्क ये है कि यहाँ पे एविडेंस क्लिंच कर लिया। वो उन्होंने जो मोबाइल फोन, जो गौतम अडानी के जो नेफ्यू हैं उनका, जो सागर अडानी, उनका मोबाइल फोन जो उन्होंने ले लिया, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स उन्होंने ले लिए, जो एज्योर के थे उनका ले लिया, उसमें एविडेंस मिल रहा है। उसमें एविडेंस मिल रहा है कि कब मिले, कब उन्होंने जो किस मुख्यमंत्री से बातचीत की और फिर क्या किया और कैसे फिर जो डेटा जो वो डिलीट किया गया। तो ये जो अब जो आया है इस केस में, जो पहले और केसेस से फर्क है कि यहाँ पे एक चेन बन गई है, एक पूरा एविडेंस है। अगर आप ये जो उनकी जो 52-54 पेज की जो उनकी जो इंडाइटमेंट है ग्रैंड जूरी की, अगर वो पढ़ें तो उसमें पूरी उन्होंने डेट वाइज चेन एस्टैब्लिश की हुई है। और फिर उन्होंने कहा कि इसके बाद उन्होंने डेटा डिलीट कर दिया, जो कि एसईसी के अंदर वो क्राइम है कि आपने डेटा डिलीट कर दिया, यानी कि आपने ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, आपने फर्दर इन्वेस्टिगेशन को ऑब्स्ट्रक्ट भी किया, तो ये भी आ गया। अच्छा, जहां पे आपने जैसे सही कहा कि एफसीपीए जो फॉरेन करप्शन प्रिवेंशन एक्ट है उसके अंदर अडानी नहीं आएंगे, क्योंकि वो जो एक अमेरिकन एंटिटी नहीं है, वो एक इंडियन एंटिटी है। और जो भी उन्होंने यहाँ पे ब्राइब दिया वो एक एज एन इंडियन एंटिटी दिया, न कि एज अ अमेरिकन एंटिटी जो यहाँ ब्राइब कर रहा है।
तो वो FCPA में तो नहीं आएंगे। लेकिन एविडेंस जो वहां पे है कि सारा का सारा जो एविडेंस इसका वो उसके वहां पे जो डेटा में मिल गया है कि इट वाज ऑल अंडर हिज गाइडेंस। तो अगर वहां पे जो एंटिटी है जैसे एज्योर है या बाकी हैं, वो जब यहाँ ब्राइब कर रहे हैं और वो जो अडानी के अंदर उनके सुपरविजन में कर रहे हैं, यानी यहाँ तक है कि जो 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 डेटा जो मोबाइल फोन में था उसकी कॉपी करके वो जो गौतम अडानी को बताई गई, या जब 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 उनसे जब साठगांठ हुई तो उसके बारे में क्या करना है, कैसे पेमेंट करना है, उसके लिए मीटिंग हुई, तो गौतम अडानी वाज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ऑल दिस। यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि गौतम अडानी क्योंकि इंडियन एंटिटी है तो वो इन्वॉल्व नहीं थे, वो पूरे के पूरे चीजों को गाइड कर रहे थे और इसका सारा उन्होंने दिया है पेज बाय पेज डेटा, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, 123 पैराग्राफ में उन्होंने ये सारा बताया है कि किस प्रकार से गौतम अडानी। तो हालांकि चार्ज 1 और चार्ज 5 जहां पे जो कहा गया है मुकुल रोहतगी जी ने कि उसमें तो गौतम अडानी का नाम आता नहीं है ना, तो FCPA उनके ऊपर नहीं लागू हो रहा जो कि ज्यादा बड़ा क्रिमिनल एक्ट है। लेकिन उनके अगर आप पढ़ें तो उनके पैराग्राफ में डायरेक्ट काउंट में नहीं आ रहा है, लेकिन उसके बाद आ रहा है कि सारी जो प्लानिंग थी वो तो जो गौतम अडानी के अंदर ही हो रही थी। तो हालांकि नाम उसमें नहीं है गौतम अडानी का, पर जो सारा इवेंट फॉलो करता है उसमें सब में कि गौतम अडानी के कंसल्टेशन में ये सारा हो रहा था, उन्हीं की जानकारी में ये सारा कुछ हो रहा था। तो जो वारंट निकला है, जो वारंट निकला है वो वारंट गौतम अडानी के खिलाफ है कि नहीं है, या किसी और के खिलाफ है, या उनकी कंपनी के खिलाफ है, चक्कर क्या है? जो वारंट क्या निकला है? जैसे वहां पे नियम ये है कि जब इंडाइटमेंट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वारंट इशू हो जाता है। तो वो 5 और काउंट इंडाइटमेंट जो है वो पुलिस द्वारा दी गई चार्जशीट जैसी बात नहीं है। हिंदुस्तान में पुलिस चार्जशीट दायर करती है, कोर्ट उसके आधार पर चार्ज फ्रेम करता है, तो वहां पे इंडाइटमेंट इस चार्ज फ्रेम करने वाले स्तर के, इसके बाद मुकदमा चलना है। जी हाँ, तो वो वारंट जो निकला है वो क्या है? तो ग्रैंड जूरी होती है वहां पे, ग्रैंड जूरी के सामने सारा डेटा पेश किया गया और ग्रैंड जूरी इंडाइटमेंट देती है कि ये है, और उस इंडाइटमेंट में 5 काउंट हैं। उन 5 काउंट पे अब केस चलेगा, है ना। तो ये जो केस चलेगा उसके लिए वो जो वारंट इशू होगा कि भाई आप आइए, आप अपीयर करिए, आप डेटा दीजिए। और उन्होंने कहा है कि अभी तो चार्ज है, अभी प्रूव हमको करना है, वो तो कोर्ट में प्रूव होगा, है ना। तो इसलिए ये चार्ज लगा दिया गया है जिसमें कि जो चार्ज 1 और चार्ज 5 है उसमें जो फॉरेन करप्शन प्रिवेंशन एक्ट है उसमें गौतम अडानी जी बच जाएंगे क्योंकि वहां पे तो वो अमेरिकन एंटिटी नहीं है। लेकिन क्योंकि उनके सारे जो प्लानिंग में है, वो जो भी चार्ज 1 और चार्ज 5 है उसके प्लानिंग में तो वो सेंट्रल है, उन्हीं के जो अंदर ये सारा कुछ मामला हो रहा है। तो इसलिए उनको भी जवाब देने के लिए या विटनेस के तौर पे या कुछ ऐसे तो उनको बुलाया जा सकता है उसमें। तो चार्ज जो है वो सीरियस चार्ज है कि आपने जो स्टॉक मार्केट में जो इंफॉर्मेशन नहीं दी, आपने गलत इंफॉर्मेशन देके आपने पैसा रेज किया, उन सब में तो जाएंगे ही। अच्छा, सवाल ये है कि जब ये सारा डेटा खुल गया तो इंडियन एंटिटीज क्यों नहीं उसको जो परसू कर रही है? इंडियन एंटिटी जैसे स्टॉक वो तो नहीं करेंगे सर, वो तो नहीं करेंगे। भारत के अंदर सब लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। हम सब लोग जानते हैं कि जितने भी सेबी जैसे और SEC जैसे संगठन है उनका आपस में एक नेटवर्क होता है और आपस में जिम्मेदारी होती है। अगर SEC ने कोई झंडा उठाया है, लाल झंडा, फ्लैग, राइट फ्लैग अप किया है, तो सेबी को उस पर जांच करनी चाहिए। इन्होंने जब इनके खिलाफ छापा पड़ा था, इन्होंने कोई जानकारी सेबी को नहीं दी, यही अपने आप में अपराध है। लेकिन इसकी कोई जांच नहीं हो रही है, ना जांच होगी ये, और मैं बता दूं न केवल जांच हो नहीं रही है, और मैं तो ये भी मानता हूं, भले ही आप कहें कि मैं थोड़ा सा बहुत ज्यादा मतलब देख रहा हूं इस मामले में। अगर अभी आप कल्पना कीजिए कि 1-2 साल बाद हिंदुस्तान में सरकार बदल जाए, बिल्कुल काल्पनिक सवाल है, और कांग्रेस की सरकार आ जाए केंद्र में, वो भी नहीं जांच कराएगी। वो सब मिल जाएंगे, सब लोग मिल जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि जो काले धन की अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी हो गई है उसमें सारी पार्टीज इन्वॉल्व है, कोई ऐसा नहीं कि कोई भी पार्टी रह गई है। तो इसलिए जो अडानी साहब इतने बड़े हैं, उनके प्रोजेक्ट्स हर स्टेट में हैं, राजस्थान भी है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे जो बाकी कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स हैं, तो सब जगह उनके टेंटिकल्स फिजे। और यही क्रोनी कैपिटलिज्म है कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके लिंक सारी पार्टीज में है, और वो जब उनको काम कराना होता है तो काम करा लेते हैं अपना। तो जो अडानी साहब है वो इसीलिए कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि उनको कुछ होगा नहीं। लेकिन मेरा मानना है यूएस में ये बात नहीं रुकेगी। यूएस में आप अगर एग्रीमेंट करके लेते हैं, आप वो जो
वो वहां पे जो प्रावधान होता है कि आप एग्रीमेंट करके फाइन दे के आप बस निकलते हैं, वो करने के पे भी एक मतलब बात तो होगी कि भाई इतने डॉलर फाइन हुआ आपके ऊपर, इतना आपने किया, तो क्यों किया? क्योंकि आपने एग्री किया। लेकिन आपकी बात सही कि उसका भारत पे क्या असर पड़ेगा, भारत की अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा, भारत की पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ेगा, वो एक अलग चीज है। क्योंकि भारत की जो पॉलिटिक्स है वो तो बड़े बड़े पैसे के आधार पे ही चलती है, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो जो गाइड करते हैं उसको, उनका लिंक है टॉप लीडरशिप वगैरह के साथ। तो इसलिए ये बात सही है कि यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कितना असर पड़ने वाला है, क्योंकि वो सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज उसमें इन्वॉल्व है।